नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बिल्कुल अंतिम चरण में जो है आपकी पढ़ाई चल रही होगी और बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई के प्रति गंभीर होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा भौतिक विज्ञान 2022 का बड़ा ही मज़ेदार अंतिम प्रहार वाला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें हम अपने पेपर को 2 हिस्सों में सोल्व करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम इसको 3 हिस्सों में सोल्व करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलना है। हर क्वेश्चन के चुनिंदा बातों को उठाएंगे, भले एक क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन पर जितनी भी बातें होंगी सभी चर्चाएं मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से दोस्तों करूँगा। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको जो है पूरी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरा पूरा प्रयास रहा है दोस्तों इस पेपर को बनाने में कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में लगेंगे। ठीक है, मैंने पेपर तो नहीं बनाया है, लेकिन कोशिश ये की है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर से निश्चित रूप से आपको वास्तविक पेपर में देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर करने का तरीका है उसको हम बाद में देखेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर को ट्रिक के माध्यम से जो है सोल्व करने की विधि में मैं आपको बताता हूँ, तो उससे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा भौतिक विज्ञान का अंतिम प्रहार का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा खंड ए जो है, खंड ए का प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसा आपका बोर्ड का वास्तविक एग्जाम होगा, वास्तविक पेपर होगा, पेपर को उसी क्वेश्चन के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसी क्रम में ही आपको जो है पेपर बोर्ड का मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आइंस्टीन के समीकरण से एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा एमईवी में है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे पूछा जा रहा है। और एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, किसके बराबर होती है, तो आपको पता होगा 931 MeV, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपको इसको जो है सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आप जो है आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा यानी कि N1 का मान। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, N1 का मान कितना है आपके पास, प्रथम कक्षा 1। प्रथम कक्षा की त्रिज्या यानी कि R1 कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको 3 को नहीं ले रहा, केवल आपको जो है मैं यहाँ 5 ही ले रहा हूँ, 0.5। ठीक है, एवरेज में निकाल देंगे तो जैसा भी होगा इसका आंसर देख लेंगे। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, क्या, यानी कि N2 का मान अगर 2 हो विद्यार्थियों, कितना हो, 3 हो, यानी कि N2 का मान अगर 3 हो तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या बता दीजिए आप, इसकी जो है त्रिज्या यानी कि R2 का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको जानकर दे दूं कि जब आप R2 का मान निकालिएगा तो आपको पता होगा कि जो त्रिज्या होती है कहीं ना कहीं वो स्क्वायर होती है, क्या, यानी कि जो कक्षा होती है उसका वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2, तो N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, ये दोनों का आप स्क्वायर ऐसे लगा सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने गुना हो जाएगी या कितनी हो जाएगी। 1 नंबर का भी ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसको करने में, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मैंने लिखा है आप इसको ध्यान में रखिएगा। और अब आप इसमें डायरेक्ट मान जो है रख सकते हो। R1 का मान दोस्तों 0.5 है, 0.5 अपॉन R2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, और N1 का मान है 1, क्योंकि प्रथम कक्षा की बात होती है तो 1 आपको लिखना है N का मान। और N2 का मान दोस्तों आपको दिया है कितना, तीसरी कक्षा के लिए 3, और इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो R2 का मान दोस्तों हो जाएगा, R2 बराबर 0.5, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। तो 0.5 की गुणा आप 9 में करिएगा तो 9 बने 45, 4.5। तो 4.5 क्या ऑप्शन में है, 4.5 ऑप्शन में दोस्तों नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे में चेक कर सकते हैं पहली संख्या। तो हमारा राइट आंसर जो है फिलहाल एंगस्ट्रॉम में है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ दोस्तों चला जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल है, यदि अति लघु में या लघु तृतीय प्रश्न में कोई ऊटपटांग संख्या आपको दी गई है, तो आप क्या करिएगा, उसको थोड़ा सा लगभग में आप रख सकते हो। मार्किंग पूरी तरह से ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और
आप जैसे कि इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि 0.5 की गुणा 9 5 45, तो आप इसको 4.5 दोस्तों कर सकते हो। और फिलहाल आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, किसी स्थान पर, क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के बराबर है। अब भैया समस्या बड़ी ही गंभीर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। जो चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है, या भौगोलिक याम्योत्तर की बात होती है दोस्तों, तो नमन कोण या दिक्पात का कोण। तो मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन, जरा ध्यान से समझिएगा बात। अगर दोस्तों आपसे नमन कोण के बारे में पूछा जा रहा है तो आप नमन कर दीजिए, नमन कोण, ठीक है, झुका हुआ जो कोण होगा वो नमन कोण है, ठीक है। और दिक्पात का कोण जो भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनेगा वो आपका वो आपका दिक्पात का कोण हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये पृथ्वी है और ये है भौगोलिक याम्योत्तर। दोस्तों भौगोलिक का मतलब होता है कि जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को भूगोल ने बताया था, तो तय भौगोलिक याम्योत्तर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो उत्तर और दक्षिण वाला भाग है, जब हम इसको भूगोल के हिसाब से देखते हैं, मतलब भूगोल के वैज्ञानिकों ने जब इसको बताया तो इन्होंने यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। लेकिन दोस्तों जब चुंबक की खोज हो चुकी थी, ठीक है, जब ये पता चल गया था ना कि दुनिया में चुंबक नाम की कोई चीज है, तो जब चुंबक की खोज हो गई थी तो दोस्तों यहाँ पर ये पता चला कि जो चुंबक का मैटर है वो थोड़ा यहाँ नहीं बताता, वो इधर बताता है, ऐसे दक्षिण ध्रुव को इधर बताता है। तो अब बात समझिएगा, ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ये भौगोलिक याम्योत्तर है, ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर को जो इनके जो बीच का कोण है वो दोस्तों क्या लगता है, दिक्पात का कोण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे नमन कोण। तो दोस्तों जो हमारी रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, वो ऐसे चलती है, ऐसे निकल के ऐसे चलती है, ऐसे निकल के ऐसे चलती है। तो जो इस तरह की चीज बनती है ये हमारी आती है किसमें, ये आती है दोस्तों नमन कोण की बात करता है। क्या कि झुकने वाला जो कोण होता है वही हमारे दोस्तों नमन कोण हो जाता है। फिलहाल आप एक बात बताइए मुझे, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्षैतिज घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक है, तो वी अपॉन एच बराबर tan थीटा। अब आप एक बात बताइए, वी भी एक है और एच भी एक, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखो 1/1 tan थीटा, और tan कि कितने डिग्री के लाइन में एक होता है, tan का मान 45 का होता है क्या, तो tan 45 बराबर tan थीटा। तो tan से tan कट गया तो थीटा का मान आपको कितना मिला, 45 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन है फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, 45 डिग्री आपका दोस्तों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, और यही आपका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, बड़े मजे से आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और आपको जो मैं जितनी भी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ किसी क्वेश्चन की, उसको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग बात को समझिएगा, अपने माइंड में नोट करते रहिएगा दोस्तों। बड़े ही काम की बातें हैं ये, आपको एग्जाम में जरूर बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है। अभी समस्या है, देखिए जरा, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ खाली वेबर हो तो चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो ये तो हो नहीं सकता, चुंबकीय फ्लक्स की बात करता है। और वेबर आ रहा है आपका, तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी नहीं हो सकता। और विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन 0, इसका भी मात्रक ये नहीं हो सकता। क्या इसका मात्रक हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक है ना, बहुत सारे मात्रक है, आप सारे मात्रकों को पढ़िएगा। ठीक है, गॉस होता है, टेस्ला होता है, इनको भी पढ़िएगा। और दोस्तों न्यूटन एम्पीयर मीटर के पदों में भी पढ़िएगा। ठीक है, आपको इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, और कई बार तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स या फिर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एकदम सीधा सीधा का मात्रक पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक या विमिश्र क्या है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो राइट चुंबकीय क्षेत्र के साथ चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगला, उसमें हमें क्या कह रहा है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का जो अनुपात है दोस्तों वो 1:2 है। ठीक है, व्यास की बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि जब आप व्यास निकालिएगा तो भैया कहीं ना कहीं आर का मान हमें
जो है ज्ञात करना है। और आपको पता होगा कि R बराबर होता है क्या, रो L बटे ए होता है, बताइए जरा। ठीक है, R बराबर क्या होता है दोस्तों, रो L बटे ए होता है। ठीक है, अभी आप एक काम करिएगा, तो यहाँ पर व्यास का दोस्तों जिक्र हुआ है, व्यास का। अब व्यास कहाँ से निकालिएगा, व्यास निकालेगा आप त्रिज्या के अंदर से, और त्रिज्या कहाँ से निकालेगा, आप समझदार हो, एरिया के अंदर त्रिज्या छुपा हुआ है क्या। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि एरिया के अंदर कहीं ना कहीं बात छुपी हुई है, पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। समान लंबाई, समान लंबाई का मतलब है कि एल जो है वो सेम है, यानी कि L1 बराबर क्या है, L2 के है, ये L के बराबर आप रखिएगा। तो तारों के व्यासों का अनुपात मान लीजिए D1 और ठीक है और D2 का अनुपात जो है वो 1/2 है। ठीक है, उनका प्रतिरोधों का अनुपात वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप एक काम करिए, इस सूत्र को 2 बार लगा दीजिएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को जो है आप कितनी बार लगा दिए, 2 बार लगा दीजिएगा। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं दोस्तों, जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या वो होती है व्यास की दुगनी। तो व्यास बराबर क्या आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगा व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2, D2 बटे ठीक है 2। इस तरीके से दोस्तों आप रख सकते हो। अब इसी फॉर्मूले को आपको 2 बार लगाना है। ठीक है, एक बार R1 बटे R2, तो देखो R1 बटे R2। तो दोस्तों सभी चीजें जो है ना, जो आपका रो है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका ये कट जाएगा। और दोस्तों जब L सेम है तो ये भी क्या होगा, ये भी कट जाएगा। और जब आप D को D के बटे में रखेंगे दोस्तों, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हो जाएगा D2 बटे D1। ठीक है, D2 बटे D1, D2 बटे D1। और दोस्तों इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि जब R का स्क्वायर है तो भैया D का तो स्क्वायर होगा ही। ठीक है, अभी आप D2 का मान बताइएगा। D2 का मान दोस्तों कितना है आपका, D2 का मान कितना है, देखो ये लिखा हुआ है D2 का मान। तो D2 का मान आप यहाँ पर रख दीजिएगा, D2 का मान है 2 और D1 का मान है दोस्तों 1। ठीक है, D1 का मान कितना है 1, तो 1 और दोनों का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और बटे 1। जब आप इसको अनुपात में रखिएगा तो 4:1। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है आपका, चौथा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में दोस्तों 2 तरह की चीजें होती है, या तो लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल सकते हो, घनत्व भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं क्लास में आपने आयतन घनत्व द्रव्यमान में जो संबंध देखा था ना, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर पेपर हार्ड बनता है तो आपको घनत्व के पदों में भी ये चीजें जो है लानी पड़ सकती है। पेपर नॉर्मल पूछा जाता है, आसान पूछा जाता है पेपर में ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है मॉडरेट हो जाता है थोड़ा सा, तो आपको डायरेक्ट जो है क्षेत्रफल नहीं पूछ के घनत्व वगैरह भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो है राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, चौथे के साथ जो है चला जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा मल्टीपल चॉइस का जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, इसके जो राइट ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 1.5 × 10⁻⁸ जूल, 2 × 10⁻⁸ जूल, 3 × 10⁻⁶ और 5.1 × 10⁻2 जूल। जे का मतलब दोस्तों यहाँ जूल से है, जे का मतलब जूल से है। ठीक है, समझिएगा जरा। आपका सी का मान क्या कह रहा है, 12 पिकोफैरेड। तो सी बराबर कितना है, 12 पिकोफैरेड, 12 पिकोफैरेड। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिएगा, 12 गुणा पिकोफैरेड का मतलब ये क्या है यहाँ पर 10⁻⁻12। ठीक है, पिको का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10⁻⁻12। अच्छा, फर्मी, नैनो और आपका एंगस्ट्रॉम या फिर आपका माइक्रोन। माइक्रोन में क्या होता है दोस्तों 10⁻⁻6 और नैनो में 10⁻⁻9 और पिको में 10⁻⁻12। फर्मी में भी आप निकाल सकते हो 10⁻15 होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको फैरेड जो है पिको फैरेड में दिया है, तो यहाँ पर 10⁻⁻12 लगाइएगा तो ये फैरेड हो जाएगा। ठीक है, सी का मान समझ में आया आपकी। अभी क्या रहा है कि 50 वोल्ट की बैटरी, मतलब वी का मान दिया दोस्तों कितना 50 वोल्ट, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आपसे पूछ रहा है कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बारे में बता दीजिए, यानी कि यू का मान बता दीजिए।
तो आपको दोस्तों डायरेक्ट पता होगा इसका फॉर्मूला, क्या u बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है क्या, है जी। 1/2 CV स्क्वायर होता है क्या, किसमें C का मान भी दिया हुआ है और वोल्टेज V का मान भी दोस्तों दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिएगा 2 1/2 गुना, तो C का मान है 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और B का मान है दोस्तों 50 गुणा 50, 2 बार आप रख सकते हो क्या, तो 50 गुणा 50 2 बार आप रख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है, ये दोनों आप डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 25, 5 5 25 और 25 का दोस्तों 150 और ये जो है घात 150 गुणा 1 2 2 10 की घात, ये है आपका 10 की घात माइनस के 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 15 गुणा 10 की घात 3 और माइनस के 12, ठीक है। आप जरा समझो, तो 6 दूनी 12 काटा तो ये आ जाएगा 6, 25 छिक्का और 5 5 25, दोनों जीरो मैंने साइड में लिया, देखो ये जीरो और ये जीरो दोनों साइड में लिया और 5 5 25 छिक्का 150, तो 150 गुणा 10 की घात 2, ये दोनों जीरो है 2 इसलिए लिखा है, ठीक है। ये जीरो भी मैंने यहाँ ले लिया इसके साथ, तो कितना होगा 3, एक जीरो ये एक 2 ये कितना होगा 3, तो माइनस के 12, 3 में से 12 घटाइएगा तो बच जाएगा कितना 9, तो 15 गुणा 10 की घात 9 माइनस के, कोई सा ऑप्शन है क्या, अच्छा कोई सा ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी ये 1.5 है, तो एक काम करिएगा आप इसको 1.5 गुणा, तो एक घात हो जाएगी यहाँ कितनी दोस्तों 8 हो जाएगी, तो इतना जूल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हमने बहुत ही अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उखाड़ दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हमारे जो अति लघु का खंड है, देख लेता हूँ कि हमारा जो अगला खंड है दोस्तों खंड ब का प्रश्न नंबर 2, ठीक है। इसको रब कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए हमारा खंड ब का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन 0 का v में सूत्र लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपसे म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे जो है इनका v में सूत्र पूछ लिया जाएगा। दोनों ही ऐसे हैं, या तो निर्वात की चुंबकशीलता आए या फिर विद्युतशीलता आए। इस तरह का क्वेश्चन आप दिमाग में नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से, भैया विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, क्या यही होता है क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है जी, बताओ सही है भाई। विद्युत बल का फॉर्मूला तो यही है जो कूलाम का नियम है, ये जो सूत्र है ना, ये आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कूलाम के नियम की सहायता से आप इसका v में सूत्र जो है ज्ञात कीजिएगा या फिर इसका मात्रक निकालिएगा। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बस आपको जो अपना पॉइंट है उसको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन पेपर को देख के दोस्तों घूमना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को घुमा देना है, ठीक है, और अपने आंसर को भी घुमा देना है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखो F का मात्रक, Q1 Q2 का मात्रक, उसके बाद लिखिएगा R का मात्रक। तो 4 पाई का तो कोई मात्रक ही नहीं होता भाई। 4 पाई का मतलब क्या है, पाई का मान 22/7, आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, पाई का मान 22/7, ऐसे तो 180 अंश पे होता है, लेकिन यहाँ तो 22/7 लिखिएगा ना, तो यानी कि कोई संख्या का तो कोई मात्रक ही नहीं होगा, 4 का भी कोई मात्रक नहीं। चलो जिनके मात्रक है उनके लिख लीजिएगा। तो उसका मात्रक होगा न्यूटन, न्यूटन। एक काम करो, चलो पहले काम को आसान कर लो, इस एप्सिलॉन 0 को तो वहां रखो, एप्सिलॉन 0 बराबर, ठीक है, 1/f। भाई जो 4 पाई है वो क्या है, बीमाहीन, लो मैं लिख रहा है बात, देखो बीमाहीन, तो उसका तो कोई बीमा नहीं होनेगा, मतलब ये तो बीमाहीन है, ठीक है। तो 4 पाई हो गया बीमाहीन, और f को यहाँ रखो और एप्सिलॉन 0 को वहां रख लो, ठीक है। Q1 Q2/r²। चलो बताओ 1/Q1 का मान मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर बटे, भाई कूलाम स्क्वायर ही तो लगेगा, क्योंकि इसका मात्रक भी कूलाम, इसका मात्रक भी तो कूलाम का स्क्वायर, और F बल न्यूटन गुणा ये क्या है, मीटर है, तो मीटर की 2। बताइए बात समझ में आ गई आपकी दोस्तों। अगर आप चाहो तो इसका मात्रक जो है ये छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका मात्रक अगर आपको निकालना हो तो ये छोड़ दो। अफसोस हमसे v में सूत्र पूछा गया है, क्वेश्चन जितना पूछा गया है उतना ही उखाड़िएगा, ध्यान रखिए। आपको ना तो कुछ फालतू बताना है और ना ही आपको कम बताना है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी मत दीजिए, लेकिन कम भी मत
दीजिए। जितनी बात आपसे पूछी गई है ना उतनी ही बात बता दीजिए, तो एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा। और कूलाम का दोस्तों बी में सूत्र होता है क्या, 80 होता है क्या, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये 80 पता नहीं कहां से आ गया भाई। भाई क्यू बराबर आई टी नहीं होता क्या, बताओ क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। आई क्या है, धारा है क्या, तो धारा का ए और समय का क्या होगा टी, तो ए टी। लेकिन हमारे पास है 2 गुलाम, तो 2 गुलाम के लिए इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिएगा। न्यूटन क्या होता है एम एल, टी की माइनस 2 और मीटर एल की 2, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है ना तो इसलिए मीटर के ऊपर एल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या काम करिएगा, इसको जो है ए की 2 टी की प्लस की 2 और बटे में है दोस्तों एम एल की 3, भाई एक ये है एल, एल की 3 हो जाएगा और टी की माइनस 2। अभी आप एक काम करो, इन सबको ऊपर मारो फेंक के, देखो जब आप नीचे से किसी संख्या को ऊपर भेजोगे ना तो दोस्तों एम, पहले एम लिखा जाता है, फिर एन लिखा जाता है, टी लिखा जाता है, ए टी लिखा जाता है, जो भी है सबको बाद में जो है ए लिखना है आपको। तो शुरू में एम है, एम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो एम की माइनस 1 और एल की माइनस 3, एल टी के एल के माइनस 3, क्योंकि ये प्लस का है ना तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अभी आप एक काम करिएगा, ये टी की माइनस की 2 है और ये क्या है भैया, ये प्लस की 2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो टी की 4 और ये की तो 2 है ही, तो ये चला जाएगा फिलहाल आपका राइट आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका फटाफट से बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। भैया क्या क्वेश्चन में दिया है विभव प्रवणता क्या होता है। ठीक है, तो मैं विभव प्रवणता के बारे में आपको एक जानकारी देता हूं कि जो विभव प्रवणता होता है, चलो मैं यहां लिख रहा विभव प्रवणता, ये कहीं ना कहीं दोस्तों विद्युत क्षेत्र के समतुल्य ही होता है, लेकिन इसमें माइनस आता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या है, विभव में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो जरा मैं वीडियो को रोक के ना इसकी फटाफट डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत हल्का करके लिखूंगा, देखो जरा, तो देखो कितना आसान इसका डेफिनेशन लिखा है मैंने, बिल्कुल सूत्र के हिसाब से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अभी बताया था ना मैंने आपको, विद्युत क्षेत्र के लिए ही है एक तरह से। ठीक है, दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स, दूरी का मतलब डेल्टा एक्स, ठीक है, के साथ विभव में जो भी परिवर्तन होगा, ये विभव में परिवर्तन की दर को हम दोस्तों विभव प्रवणता क्या कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो ठीक है, अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का भी में सूत्र एल टी के माइनस 1 है। दोस्तों अगर मैं इस सूत्र की बात करूं तो ये प्रकाश की चाल का सूत्र है, अगर मैं इस सूत्र की बात करूं तो ये वेग का भी सूत्र है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको उसकी जगह ये भी लिखा जाता है का भी में सूत्र वेग के समान होता है, आपको जो है ऐसा भी दिया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी। तो देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको म्यू 0 का भी में सूत्र पता होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 का भी में सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने जो है इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एप्सिलॉन 0 का भी में सूत्र लिख के बताया था, तो आप चाहे तो लिख सकते। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास अंडर रूट है, तो 1/√, जो है 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू 0 का मान दोस्तों ये है और एप्सिलॉन 0 का मान ये, सबको रख दीजिए। ठीक है, सबको रख दीजिएगा, एम एल टी की माइनस 2 और ए की माइनस 2। ठीक है, और बटे में क्या है, एम की माइनस 1 और भैया है आपका टी की माइनस के 3 और टी की 4 ए की 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडर रूट है। ठीक है, एक काम करिएगा, इस m में से ये m जो है काट दीजिएगा। कैसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, बताइए क्यों कटा भाई, m के ऊपर माइनस आ रहा, इसे माइनस को ऊपर भेजोगे तो कटेगा नहीं, ये बताओ। या फिर एक काम कर लो, चलो ऐसे नहीं काटना चाह रहे, अच्छा लग रहा ना, तो देखो तुम एक काम करो, चलो इसे ही रहने दो, इसे ना आप जो चिन्ह है ये ऊपर भेज दो इन्हें। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बताओ, m के ऊपर माइनस आ रहा तो प्लस का हो गया, l के ऊपर माइनस का आ रहा तो प्लस का होगा 3, टी के ऊपर कुछ नहीं है तो ये माइनस का हो जाएगा 4, ए के ऊपर है तो माइनस का हो जाएगा। भाई देखो ये जो नीचे लिखे हुए ना, मैंने पर भेज दिया, चिन्ह बदल गए,
और जो नीचे हैं इन्हें ही रहने दो, ठीक है। जो नीचे हैं उन्हें ही रहने दो, MLT की -2 और A की -2, ठीक है। बताओ समझ में आ गई का बात? देखो अब तो कट रहा, बताओ कट रहा क्या? अच्छा चलो एक बात बताओ, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है -2 बच जाएगा नहीं बच जाएगा बताओ? और यहाँ बच जाएगा कितना, L की 2, और ये तो दोनों सेम है, कट के ऊपर ही बच रहा, जो बच रहा ऊपर बताओ क्या बचेगा, L की 2, T के -2 और अंडर रूट भी है, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, अब आप ऐसा कर लो, L T की -1 और इसके बाहर लगा दो स्क्वायर, और स्क्वायर से कट गया अंडर रूट, तो क्या बचेगा अंदर, L T के -1 आंसर। इति सिद्धतम लिख दो, लिखना चाहते हो तो, क्योंकि सिद्ध करिए वाला था ना, होगा सिद्ध, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर में क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्तें लिखो। भाई शर्तें क्या हुए हैं, शर्तें का मतलब है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना हो जा। अच्छा चलो एक बात बताओ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो क्या? पूर्ण का मतलब पूरी तरह से, और आंतरिक का मतलब अंदर, यानी कि कांच के टुकड़े के अंदर हो या फिर पानी के टुकड़े के अंदर हो, ठीक है। जो पानी है उसके टुकड़े के अंदर हो, मतलब एक तरह से घिरा हुआ क्षेत्र है पानी का, या फिर उसके अंदर हो, या फिर आप समझ लीजिए हीरे के अंदर हो, मतलब साफ है क्या, कि अगर कोई प्रकाश किरण अंदर से निकलेगी और वो अंदर की अंदर ही रह जाएगी, तो इसको कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम में से निकलकर, क्या दोस्तों, अगर सघन माध्यम में वो रह जाती है, इसको कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अच्छा इसमें ये कह रहा शर्तें बताओ, तो भी से शर्तें बता दो, कोई मुश्किल थोड़ा, ये कह दो कि जी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से आ रही हो, लो प्रकाश किरण कहां से आ रही हो, सघन माध्यम में से आ रही हो, सघन माध्यम में हो, क्योंकि ये जो घटना है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ये बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण आंतरिक का मतलब होता है अंदर, ठीक है। प्रकाश किरण अंदर से निकलेगी और अंदर की अंदर ही रहेगी। पर अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, यार ये अंदर कैसे निकल जाएगी, कोई प्रकाश किरण भला कांच के अंदर कहाँ रुक जाएगी। दरअसल होता ऐसा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे पदार्थ के अंदर घुस तो जा, बस वो पदार्थ उसे बाहर ना निकलाने दे इस प्रकाश को, तो ये तो होता है हीरे का कमाल। हीरे की खासियत क्या है दोस्तों समझिएगा, जब हीरे के अंदर प्रकाश की किरण जाती है ना, चली तो वो जाती है लेकिन वापस नहीं आती, इसीलिए तो हीरे की कीमत करोड़ों में है, और उसकी जो आकृति है ना वो इस तरह से होती है, ठीक है। मतलब बस यही कीमत है इसकी, चमक की वजह से कीमत है, जितना ज्यादा हीरा चमकदार उतना ही ज्यादा सी कीमत, जैसे कि आप हो, ठीक है। आप भी क्या हो, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ही आपकी कीमत, जितना आप अच्छा समाज में अपना नाम रोशन करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कीमत है, ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है। हीरे की कीमत किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, उसकी चमक पर डिपेंड करती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम में से कहाँ आ रही हो, सघन माध्यम में ही आ रही हो, ठीक है। ये खासियत है इसकी। दूसरी खासियत आप लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ये से सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी खासियत दोस्तों इसकी ये है कि जो आपका तल है, यानी कि जो आपका क्या है, आपका जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, आपको इस समझ में जो है बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद में डायरेक्ट जो है अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया है क्या, कह रहा है कला संबंध स्रोत क्या है, ठीक है। इसका मैंने एक पॉइंट तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर में देख लो। कला संबंध स्रोत, कला संबंध, कला संबंध स्रोत क्या है, तो क्या है कला संबंध स्रोत दोस्तों। आपने इस क्वेश्चन का जो है ना, तो इस क्वेश्चन का जो तोड़ है आपने कहाँ पढ़ा होगा, क्या वैतिकरण वाले पार्ट में पढ़ा था क्या? चलो देखो मैं लिख रहा एक बार फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो भैया हमारा अगला क्वेश्चन, कला संबंध स्रोत क्या है, तो वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है ना कला संबंध स्रोत की, आप कई तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को आप कई तरह से लिख सकते हो। दरअसल क्या बात है, बात क्या है कि जिनमें कलांतर स्थिर रहे, क्या कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें कलांतर का मान दोस्तों हर बार सेम हो, मतलब स्थिर हो, तो इसी को कहते हैं कला संबंध स्रोत। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
बस ये समझ लीजिएगा, ये 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने भले 1 नंबर के एक साइड में इसको लिया हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क का आपको एग्जाम में जरूर मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, और देखो कितना आसान है। यानी कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलेगी ना, और उनके बीच में जो कलांतर है वो क्या हो दोस्तों, स्थिर है वो। ठीक है, अगर वो स्थिर है तो क्या हो जाएगा, कला संबंध स्रोत उसको हम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है इस खंड का, 4 नंबर, देहली आवर्ती एवं कार्यफलन में क्या संबंध लिखिए। ठीक है, आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोस्तों संबंध पूछा जा रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं W बराबर H न्यू जीरो, W बराबर H न्यू जीरो, जहां H क्या है दोस्तों, प्लांक नियतांक। H क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, इसका मान दोस्तों फिक्स होता है 3.4 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है क्या, प्लांक का मान। और न्यू जीरो क्या है, आवर्ती है, देहली आवर्ती। ठीक है, और W क्या है, कार्यफलन वर्ग। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आपको ना कार्यफलन देहली तरंग दैर्घ्य या देहली आवर्ती से संबंधित ना एग्जाम में आपको जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए मेरी बात, यहाँ बैठा लो। ठीक है, 2 नंबर में 1 नंबर में आपको देहली आवर्ती, देहली तरंग दैर्घ्य इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल आए या फिर इस तरह का क्वेश्चन आए। और जो न्यूमेरिकल भी आएगा दोस्तों ध्यान रखिए इसी फॉर्मूले पर आधारित होगा, इसी फॉर्मूले पर सूत्र वो न्यूमेरिकल आधारित होगा। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो, SC/λ भी कर सकते हो, या W बराबर SC/λ। ये कब लगेगा आपका, λ0। ये कब लगेगा, जब आपसे देहली तरंग दैर्घ्य की भी बात हो रही हो। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस क्वेश्चन में है वो केवल देहली आवर्ती की बात दोस्तों हो रही है। ठीक है, तो हमने जो है आज की वीडियो में अपने 2 खंडों को बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि एक क्वेश्चन को जो है मैं इतना ज्यादा उसको चेंज कर दूं, उतना ज्यादा उसको घुमा दूं कि आपको इस क्वेश्चन का प्रत्येक पहलू जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद में इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, इससे आगे के हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों, पूरे 70 मार्क का एग्जाम में जो है हमें क्वेश्चन उखाड़ना है। ठीक है, मैं आपसे वायदा करता हूं कि जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ दिए हुए हैं निश्चित रूप से दोस्तों आपको बहुत ज्यादा इन क्वेश्चनों से हेल्प होगी। ठीक है, तो केवल आज की वीडियो में इतना ही, इसके सेकंड पार्ट को मैं जो है बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। एक बात और है, आप लोग एग्जाम में अपनी जो है तैयारी जबरदस्त करिएगा। ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो है धांसू तैयारी कर देनी चाहिए।